हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ या तो जो भी और अन्य तथ्य था, तो उस सबको हम लोगों ने कल पढ़ा है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय और सल्तनत काल का परिचय। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? तो प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय। अगर पहला विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला है। तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से है। क्या बोला दोस्तों? तक्षशिला जो है भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। और अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला में सिंध चिनाब दोआब पर स्थित है। अगर बात किया जाए 1863 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका खोज किया गया था। मतलब ये जो कौन सा स्थल बोला मैंने दोस्तों? तक्षशिला महाविद्यालय। इसका खोज करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन खोज किए थे 1863 में? अलेक्जेंडर कनिंघम। संस्थापक कौन है? तो भगवान राम के भाई अपने पुत्र, देखिए भगवान राम के भाई कौन? भरत। ये अपने पुत्र तक्ष के लिए इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाए थे दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अगर आगे चले हम लोग तो जो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? बिहार में। ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय में से एक रहा है दोस्तों। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। और अगर इसका स्थापना का बात किया जाए तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और केंद्र का बात किया जाए तो बौद्ध महायान शाखा का ये प्रमुख केंद्रों में से एक था दोस्तों। अगर बात किया जाए कि इसका अवस्थिति यानी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये राजगीर नालंदा जिला बिहार में स्थित है। राजगीर नालंदा जिला बिहार में स्थित है दोस्तों। और अगर इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाने तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 19 जून 2024 को इस विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर का उद्घाटन किए हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। और अगर हम लोग का जो अगला विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। और इसका वर्तमान स्थिति का बात करें दोस्तों तो वर्तमान में ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका स्थापना 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा दोस्तों? धर्मपाल के द्वारा। जरूर याद रखिएगा कि विक्रमशिला महाविद्यालय का स्थापना या विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा हुआ है? तो बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। इसी का अन्य नाम है शिला संगम। क्या नाम है दोस्तों? शिला संगम, जरूर याद रखिएगा। 1203 में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों ने विक्रमशिला को नष्ट कर दिया दोस्तों। तो विक्रमशिला को नष्ट करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। अब अगला जो विश्वविद्यालय वल्लभी या वल्लभीपुर विश्वविद्यालय, ये हीनयान बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र था। इसकी अवस्थिति भी कहाँ है? तो भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में। स्थापना कब हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। कौन किया था? मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टार्क। मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टार्क। ये सेनापति सेना का सेनापति नहीं दोस्त, सेनापति भट्टार्क नाम है। तो यही वल्लभी या वल्लभीपुर का स्थापना किए थे दोस्तों। और अगला विश्वविद्यालय है ओदंतपुरी। अगला विश्वविद्यालय है कौन सा? ओदंतपुरी। ओदंतपुरी वर्तमान बिहार का प्राचीनतम नाम है। और अगर बात किया जाए ये अभी कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो स्थापना हुआ था 8वीं शताब्दी के पाल शासक धर्मपाल। हम लोगों ने यहाँ भी देखा था कि धर्मपाल एक विक्रमशिला महाविद्यालय का स्थापना किए और दूसरा किसका? ओदंतपुरी। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से 5 प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा। तक्षशिला, तक्षशिला का स्थापना कौन किए हैं? भगवान राम के भाई भरत। नालंदा का स्थापना कौन किए हैं? तो जरूर याद रखिएगा, गुप्त शासक कुमार गुप्त। विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। वल्लभी या वल्लभीपुर के संस्थापक कौन है? तो सेनापति भट्टार्क। सेनापति भट्टार्क याद रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन है? 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल, इसके भी संस्थापक हैं। ओदंतपुरी का भी जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग दिल्ली सल्तनत का परिचय के बारे में देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कैसे हुआ, या तो उसको शुरुआत करने वाले कौन थे, उसमें कितने वंश थे। तो इसके सामान्य परिचय देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद कल हम लोग अच्छे से जो इसके प्रमुख शासक हुए, कल के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो जितने भी प्रमुख शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें कितने वंश थे? मुख्य रूप से 5 वंश। कितने वंश थे दोस्तों? 5 वंश। तो अगर हम लोग वंश के बारे में देख ले तो पहला वंश है गुलाम, दूसरा वंश है खिलजी, तीसरा वंश है तुगलक, चौथा वंश है सैयद, पांचवा वंश है लोधी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब का ग से हो जाए गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, और
तो तुम क्या लो, सांस लो। तो से हो गया तुगलक, और सांस लो से हो गया सैयद, और लो से हो गया लोदी। तो टोटल 5 वंश के बारे में याद रखिएगा जो दिल्ली सल्तनत में अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाए। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से कितने वंश थे, 5 वंश। कौन कौन सा? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। तो सभी वंश के संस्थापकों का नाम याद रखिएगा। गुलाम वंश का समय अवधि कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 1414। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1414 से 1451। और लोदी वंश का समयकाल कब से कब तक रहा? तो 1451 से 1526। तो सबसे कम इसमें कौन सा वंश वाला लोग ने शासन किया है? तो खिलजी। सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश में कौन है? खिलजी वंश, जरूर याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा में कौन है? तुगलक। सबसे ज्यादा में कौन है दोस्तों? तुगलक, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, दिल्ली सल्तनत के स्थापना से संबंधित कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई? तो अगर बात किया जाए तो 1192 में जो गौरी है दिल्ली को जीत लेता है। दिल्ली को किससे जीतता है दोस्तों? तो पृथ्वीराज तृतीय से। किससे जीतता है? पृथ्वीराज तृतीय से ये दिल्ली को जीत लेता है 1192। ये किस युद्ध में जीता था? तो तराइन का दूसरा युद्ध में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें जयचंद को वो हराता है। कौन? मोहम्मद गोरी। 1196 में बयाना ग्वालियर को जीता। किसको जीता दोस्तों? ग्वालियर को। 1197 में चालुक्य राजधानी अनहिलवाड़ को जीता। 1200 में बदायूं, कन्नौज और सिरोही मालवा को जीता। किसको किसको जीता? बदायूं, कन्नौज, सिरोही मालवा को जीता। 1206 में किसको जीता? तो खोखर सरदार। देखिए 1206 में कोई जीता नहीं, 1206 में दोस्तों खोखर सरदार गौरी का हत्या कर देता है। इससे पहले 1202 में एक और युद्ध हुआ था दोस्तों, बख्तियार खिलजी बंगाल को जीतता है। तो बख्तियार खिलजी कौन है? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का गुलाम है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था 4 प्रमुख गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। तो मैंने कल आपको इसके बारे में बताया हुआ है, तो मैं इसके बारे में आज जिक्र नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो जब 1206 में मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद 1206 में ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन किया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ? 1206 में। किसकी मृत्यु के बाद हुआ? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हुआ दोस्तों। अगर हम लोग इसका जानकारी का स्रोत का बात करें, तो जानकारी के स्रोत को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक फारसी साहित्य और दूसरा है हिंदी साहित्य। एक है फारसी साहित्य और दूसरा है हिंदी साहित्य। तो फारसी साहित्य कौन कौन सा है? तो उस समय के कुछ कुछ विद्वान हुए, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक से हम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलता है। कुछ यात्रा वृत्तांत से भी जानकारी मिलता है, जैसे कुछ कुछ विदेशी यात्री भारत घूमने आए तो उस समय की स्थिति को वे अपने पुस्तक पे लिखे हुए हैं। तो उन्हीं यात्रा वृत्तांत से भी हम लोग को जानकारी मिलता है। तो चलिए कुछ कुछ प्रमुख साहित्य है जिससे हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है, तो देख लेते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो का पुस्तक है तुगलक का नामा। फिरोज तुगलक का खुद का आत्मकथा है फुतूहत ए फिरोज शाही। हसन निजामी का पुस्तक है ताज उल मासिर। जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। शम्स ए सिराज अफीफ का पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। जिया नक्शबी का है तुतीनामा। याहिया बिन सरहिंदी का है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तो यहाँ पे लेखक और जो या तो विद्वान और उनसे संबंधित जो पुस्तक है, तो दोनों का यह नाम याद रखना है। तो यहाँ पे जो भी फारसी साहित्य था, सबसे हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलता है। और साथ में कौन कौन सा हिंदी साहित्य है जिससे इसके बारे में जानकारी मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं? कवि चंद्र वरदाई। हमीर रासो कौन लिखे हैं? संगाधर। खुमन रासो कौन लिखे हैं? दलपत विजय। बिसलदेव रासो कौन लिखे हैं? नरपति। और अलाह खंडा कौन लिखे हैं? तो जगनिक। कौन लिखे हैं दोस्तों? जगनिक। तो ये सब सारा पुस्तक का नाम है या साहित्य का नाम है जिससे हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है दोस्तों। तो आज हम लोग इतने ही तथ्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग इससे संबंधित 25 प्रश्नों को लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए 25 प्रश्नों को भी लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा किसे माना जाता है? तक्षशिला को। किसको माना जाता है दोस्तों? तक्षशिला को। आगे बढ़ते हैं। और इसको बनवाने वाला कौन था? तो भरत। भरत कौन? भगवान राम के भाई दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्थापना पौराणिक मान्यता के अनुसार किसके पुत्र के लिए किया गया था? तो भरत के पुत्र। किसके पुत्र के लिए किया गया था? भरत के पुत्र तक्ष। तो इन्हीं के नाम पे इसका क्या पड़ा? तक्षशिला। क्या पड़ा दोस्तों? तक्षशिला। भरत के पुत्र तक्ष
के नाम पे ही जो तक्षशिला महाविद्यालय उसका नाम पड़ा था दोस्तों। अगर अगला प्रश्न का बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया है? क्या है प्रश्न दोस्तों? तक्षशिला महाविद्यालय महाविहार का स्थापना किस शासक ने किया है? तो याद रखिए कुमारगुप्त। कौन किया है दोस्तों? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। कौन सा था दोस्तों? नालंदा। जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने किया था? तो याद रखिएगा धर्मपाल। कौन किया है दोस्तों? धर्मपाल। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? विक्रमशिला जो बौद्ध धर्म विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो याद रखिएगा वज्रयान। किससे? वज्रयान। अगला प्रश्न है 1203 ईस्वी में किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत में किस राज्यों में स्थित है? तो वल्लभी भारत के वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा जरूर ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल। कौन किया था दोस्तों? धर्मपाल। जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो मैंने आप लोगों को बताया था गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गु से क्या हो जाएगा? गुलाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलाम। ख से गुलाब खिले, खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी। उसके बाद खिले तो सांस लो, तो से हो जाएगा तुगलक, स से हो जाएगा सैयद और लो से हो जाएगा लोधी। यानी कि पहले क्या है दोस्तों? गु का मतलब क्या हो गया? गुलाम। यानी कि सबसे पहला वंश कौन सा? गुलाम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इस टाइप का प्रश्न अभी बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, तो जरूर अच्छे से क्रम बाई क्रम सभी को याद रखिएगा। तो पहला क्या था? गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए गुलाम खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक, देखिए आप लोग को क्या याद रखना है? वंश का नाम भी याद रखना है, साथ में उसके संस्थापक का भी नाम याद रखना है दोस्तों। तो जो खिलजी वंश है इसके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का शासनकाल क्या था? शासनकाल भी याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट डेट, तो जरूर याद रखना है दोस्तों। लोधी वंश का शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1451 से 1526। जो अंतिम कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कौन मार देता है दोस्तों? बाबर। उसके बाद वो मुगल वंश का स्थापना करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो जयचंद को। किसको? जयचंद को। पृथ्वीराज चौहान को तराइन का दूसरा युद्ध में पराजित किया था दोस्तों। कब? 1192 में। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर सरदारों ने कर दी? तो 1206 में इसका हत्या होता है, और 1206 में ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना भी होता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तुगलकानामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकानामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है फुतुहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फुतुहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ये खुद के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है फुतुहत ए फिरोज शाही। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, क्या है दोस्तों? दो पुस्तक का नाम, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी। कौन है दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है सैयद वंश के इतिहास की जानकारी देने वाले पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक बोला गया है? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो कवि चंद्रवरदाई। कौन है? कवि चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है दोस्तों अल्लाह खंड या तो अल्लाह खंड की रचना किसके द्वारा की गई है? अल्लाह खंड पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है। अल्लाह खंड की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जगनिक। किसके द्वारा दोस्तों? जगनिक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश 1414 से जो 1451 तक रहा की स्थापना कौन किया था? तो सैयद वंश का स्थापना करने वाले कौन थे? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संस्थापक और वंश दोनों याद रखिएगा, साथ में पूरा कार्यकाल भी याद रखना है दोस्तों। तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिद्र खां। कौन थे दोस्तों? खिद्र खां। तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज 1863 में किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किस तिथि को हुआ या किस तारीख को किया गया? तो याद रखिएगा 19 जून 2024। किसके द्वारा हुआ? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जरूर याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वल्लभी में 5वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों ने विश्वविद्यालय का स्थापना में सहयोग किया था? वल्लभीपुर जो विश्वविद्यालय था
उसके स्थापना में सहयोग किया था, तो याद रखिएगा मैत्रक वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? मैत्रक वंश। तो यहाँ पे हम लोगों का सारा महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। तो या अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो भर भर के कमेंट में प्यार दिखाइएगा और डेली मेरे साथ जुड़िएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद। अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों।